जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपनी हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ का विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, पहला ही चैप्टर है साइंस का, तो आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक मोटा मोटी ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि अध्याय को एक नज़र में जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चूँकि वीडियो वन शॉट है, यानी कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। तो कहीं जाइएगा मत। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को आगे तक देखिए, समझ में आएगा आपको हर चीज़। तो एक नज़र में हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि पदार्थ किसे बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे भैया कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कण होते हैं दोस्तों। ठीक है, कणों को आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कणों के भौतिक गुण, यानी कि कणों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं। भौतिक का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग समझेंगे दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी पदार्थ कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले ठोस अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद में द्रव होती है, उसके बाद में गैसीय अवस्था होती है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब खैर मैं आपको बताऊंगा आगे चैप्टर में, ये तो केवल हम एक नज़र में समझ रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपने आसपास अगर नज़र घुमाएंगे ना पूरी दुनिया के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ हैं। ठीक है, जो इस किताब के अंदर दिया हुआ है। तो 3 पदार्थ कौन कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे, मतलब 3 अवस्थाओं में पदार्थ उपलब्ध है। कोई भी चीज़ होगी ना XYZ, या तो वो ठोस में होगी, ठीक है, या तो द्रव में होगी, द्रव का मतलब जिसको लिक्विड बोला जाता है, या तो गैस के अंदर होगी। इन 3 अवस्थाओं को छोड़ करके पदार्थ किन्हीं अवस्थाओं में उपलब्ध नहीं होते हैं आपके आसपास। ठीक है, कुछ भी आप XYZ कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, या तो वो ठोस होगा, या तो वो द्रव होगा, या तो गैसीय होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या समझना हम लोगों को, आगे समझना इसके बाद में हम लोगों को कि भाई पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ठोस से द्रव में कैसे जाती है, द्रव से गैस में कैसे जाती है, तो सब समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर समझेंगे कि भाई तापमान में परिवर्तन से चीज़ें बदलती हैं, तापमान बढ़ने से। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं दोस्तों, ये शब्द एक एक नंबर में आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, कई बार बच्चा होता है कि किताब पढ़ता है और ये शब्द जब उसके सामने आते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, और जब एक बार कन्फ्यूज़ हो जाता है तो पूरा चैप्टर उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी और आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और समझना है। तो देखिए, सबसे पहला शब्द आपके सामने आएगा गलनांक। ठीक है, उसके बाद में आएगा ऊर्ध्वपातन, उसके बाद में आएगा वाष्पीकरण, उसके बाद में आएगा क्वथनांक। ये शब्द जिसने समझ लिया उसको पूरा चैप्टर का निचोड़ पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शब्द ही हैं साइंस के अंदर, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए शब्द ही हैं। अगर शब्द का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जो है पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, कण किसे बोला जाता है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव कैसे कैसे आता है, कौन कौन से चरण हैं, गलनांक किसे बोला जाता है, वाष्पीकरण किसे बोला जाता है, क्वथनांक किसे बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन किसे बोला जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोग जो इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। एक बार और आप लोगों से दोस्तों बहुत ही विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूं और आप लोगों की हेल्प करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही पेशेंस से बने रहना है चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं उदाहरण के साथ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसे सामग्री बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। यानी कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी सामग्रियां बनी है ना, वो किससे बनी है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे पदार्थ बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो भी मौजूद हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, पानी हो, मिट्टी हो, तमाम चीज़ें, ये सब क्या हैं, ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये पदार्थ है। दूसरी चीज़ क्या होती है,
पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। अब देखिए इसमें एक नई चीज़ क्या समझने को मिली हमें, द्रव्यमान। यानी कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो है स्थान घेरता है, यानी आप पदार्थ को कहीं पर रखोगे ना तो जगह घेरेगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने घर के अंदर फ्रिज खरीद के लाते हैं, तो जब आप फ्रिज को कहीं रखोगे तो उतनी जगह वो क्या कर लेगा, घेर लेगा, उतनी जगह कैप्चर कर लेगा, उतनी जगह में आप कुछ काम नहीं कर सकते, बस फ्रिज ही रहेगी वहाँ पे। एक नया शब्द इसके अंदर आया, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान का मतलब होता है जगह घेरना। क्या होता है, जगह घेरना। हर चीज़ जो होती है वो कुछ जगह घेरती है, यानी कि हर चीज़ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो, कितने प्रोटॉन हो, कितने न्यूट्रॉन हो, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, मतलब पढ़ोगे आगे। तो इन तीनों चीज़ों को जब जोड़ दिया जाता है तो किसी चीज़ का क्या बन जाता है, द्रव्यमान बन जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और मास को किस चीज़ में मापा जाता है दोस्तों, तो मास को हम लोग मापते हैं किसके अंदर, केजी के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं दोस्तों, केजी के अंदर मापते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा पदार्थ की परिभाषा क्या है। पदार्थ की परिभाषा क्या है दोस्तों, पदार्थ की आपकी जो परिभाषा है वो है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु क्या है, सामग्री से बनी है, उसे पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। क्या है दोस्तों, पदार्थ है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कणों के भौतिक गुण। कणों के भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों, देखिए पदार्थ कणों से बना है, ये सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अत्यंत छोटे होते हैं। उसके बाद में अब समझेंगे हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। देखिए याद रखिएगा कि पदार्थ भी किसी से बना है, पदार्थ भी जो है वो कणों से बना है। किससे बना है दोस्तों, कणों से बना है। ठीक है, हाँ, ये सतत नहीं है, पदार्थ के कण अत्यंत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखिए इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट या एक उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके अंदर क्या बोला गया कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर जो कण होंगे ना वो हमेशा चलते रहेंगे। वो आप लोग को चलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन वो चलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक गिलास लीजिए, गिलास के अंदर पानी डालिए। ठीक है, ये देखिए ये हमारे सामने एक गिलास है। ठीक है, उसके अंदर पानी डालिए, और पानी डालने के बाद जो है एक ये लीजिए, इंक टाइप में कुछ लीजिए। ठीक है, अब जब इंक को आप, नीली इंक को या स्याही को जब आप पानी के अंदर डालोगे ना दोस्तों, पानी के अंदर जब आप डालोगे, एक बूंद छोड़ोगे, एक बूंद यहाँ पर छोड़ी गई। अभी एक बूंद जब पानी के अंदर गिरेगी ना, तो इसको तो वैसे अगर एक बूंद गिरी तो इसको ऊपर ही लेटना चाहिए कि नहीं लेटना, मतलब इसको तैरना चाहिए कि नहीं तैरना चाहिए। लेकिन जैसे स्याही की बूंद पानी के ऊपर गिरती है तो स्याही नीचे आ जाती है, यानी कि स्याही क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पानी जो बाहर से दिख रहा है कि पानी बिल्कुल शांत है, ठहरा हुआ है, लेकिन पानी के जो कण वो ठहरे हुए नहीं है, आपस में वो लोग घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं उसके अंदर। तभी तो यहाँ स्याही की जो बूंद है इसके ऊपर डाला गया, तो अगर नहीं घूम रहे होते तो स्याही की बूंद को ऊपर ही ठहर जाना चाहिए ना, लेकिन ठहरी थोड़ी ना। स्याही की जो बूंद है पूरी नीचे तक फैल गई हो। कैसे फैल गई, क्योंकि इसके अंदर जो पानी के कण है उसने जो है स्याही की बूंद को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी कि उनके पास अपनी क्या होती है, ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और क्या होता है, तापमान बढ़ने से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये कणों की गतिज ऊर्जा कैसे हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, हाँ। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट को समझने का जो है प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपका दोस्तों कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, यानी काफ़ी स्पेस होता है। देखिए इसको उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण एक दूसरे के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक दोबारा क्या लेना है आपको, एक जग लेना है। ठीक है, शीशे का जग लीजिए, प्लास्टिक का जग लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए। क्या डालिए, पानी डालना है। क्या डालना है दोस्तों, पानी डालना है। ठीक है, आप लोगों ने पानी डाल दिया और पानी को नापना है कि पानी कहाँ तक है। मान लीजिए इसके अंदर पानी यहाँ तक है।
अब इसके अंदर क्या डालना है, 1 चम्मच नमक डालना है। क्या डालना है, नमक डालना है। 1 चम्मच कहाँ नमक डालना है, यहाँ पर भी पानी, इतना ही पानी इसके अंदर है, ठीक है। जब 1 चम्मच नमक डालोगे तो इससे क्या होना चाहिए, पानी जो है बढ़ जाना चाहिए कि नहीं बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 1 चम्मच चीज़ अगर कोई पड़ेगी तो पानी क्या हो जाना, जो पानी का स्तर है, पानी यहाँ तक आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने डाली कि नहीं डाली उसके अंदर, हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, एक बाल्टी जब लेते हैं आप, बाल्टी के अंदर पानी भरा आप लोगों ने, उसके अंदर आप 6-7 पत्थर डाल दीजिए, तो पानी का लेवल कैसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन यहीं पर जब आप लोग चम्मच भर के नमक डालते हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए कि पानी का जो स्तर है, जो कभी यहाँ था, इसको यहाँ आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, यानी थोड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्योंकि नमक क्या हो जाता है, नमक जो होता है घुल जाता है पानी के अंदर। क्या हो जाता है, घुल जाता है। घुल क्यों जाता है, और घुल इस तरह से जाता है कि पानी का स्तर भी नहीं बढ़ता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर भी क्या है, पानी के जो अंदर जो कण है ना, उनके बीच में कई सारा रिक्त स्थान है, कई सारे स्थान खाली हैं। तो जब नमक को उसके अंदर डाला जाता है तो जो खाली स्थान है नमक उसके अंदर जाके फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है, जिससे कि पानी का जो स्तर है ऊपर तक नहीं आ पाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पानी के अंदर जो कण होते हैं उसके अंदर आपस में कई सारे रिक्त स्थान होते हैं, और जब आप कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर डालोगे तो वो सारे रिक्त स्थान के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में कई सारे रिक्त स्थान खाली होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, नाउ थर्ड पॉइंट बोलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। देखो, इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धारा टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। देखिए, जब जो है आपने कोई नल खोला, क्या खोला दोस्तों, नल खोला। ठीक है, आप लोगों ने जो है कोई नल खोल दिया। अब जब नल खोलोगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे पानी आता है कि नहीं आता है? खूब स्पीड में आता है पानी, कभी स्पीड में पानी आता है दोस्तों। तो जैसे मान लो कि मैंने अपनी जो है उंगली यहाँ पर लगा दी, ऐसे करके उंगली लगा दूंगा तो पानी फिर इधर से आ जाता है, इधर से जो है उसकी धारा आने लग जाती है, और आकर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यहाँ पर आकर के जुड़ जाती है। बेशक यहाँ से धारा जो है टूट जाती है। ये मान लो कि मैंने उंगली लगा दी ऐसे करके, ठीक है, मैंने मान लो कि ऐसे करके उंगली लगा दी। ठीक है, देखिए ऐसे पानी आता है, 2 मिनट, मान लीजिए कि ये उंगली है मेरी। ठीक है, मैंने ऐसे उंगली लगा दी, पानी की धारा यहाँ से तो टूट जाती है, यहाँ से जो है पानी की धारा टूट जाती है, फिर धारा यहाँ से आती है, ऐसे करके इस साइड से भी आएगी, इस साइड से भी आएगी, और आपस में आकर के यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर पे आकर मिल जाती है दोस्तों। ये मेरी उंगली है। ठीक है, ये जो है मेरी उंगली है। तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ से धारा टूटी पानी की, मैंने ऐसे उंगली फंसाई बीच में, ऐसे करके उंगली फंसाई, यहाँ से भी आकर के ये फिर आपस में आकर के मिल जाती है धारा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, हाँ, तो 3 एग्जाम्पल आप लोग को दिए। और देखिए इसके अंदर एक चीज़ और क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, ठोस पदार्थ के अंदर क्या आता है, ठोस पदार्थ के अंदर आपका सोना, लोहा, चांदी, पत्थर, ये सब ठोस पदार्थ हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, दोस्तों, ठोस पदार्थ के अंदर के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, और द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। यानी कि जो द्रव या जो गैसीय अवस्था होती है उसके अंदर पदार्थों के जो रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि बीचों में जो खाली खाली जगह होती है, वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर होती है। किसके अंदर ज़्यादा होती है, द्रव यानी पानी के अंदर, और गैस के अंदर, कोई भी गैस ले लीजिए आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये 3 चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके बाद में है, देखिए, आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है। यानी कि ठोस के अंदर भी एक दूसरे जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ठीक है, और द्रव्य में कम होता है, मध्यम, और गैस में सबसे कम होता है। गैस के अंदर बिल्कुल ही नहीं होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिक होती है, द्रव्य अवस्था में मध्यम होती है, और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रखा है, देखिए यहाँ पर इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा आप लोग तो हो जाएगा। देखिए कोई ठोस चीज़ है, अब इसको माइक्रोस्कोप से दिखा रखा है। देखिए यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, जितने भी लाल लाल से दिख रहे हैं ना, सब कण है। देखिए इनके अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
इनके अंदर जो है स्पेस ज़्यादा नहीं है, इनके अंदर स्पेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पर जब द्रव है, द्रव देखिए, द्रव के अंदर भी स्पेस थोड़ा ज़्यादा, जितना भी सफ़ेद सफ़ेद सा इसके अंदर जगह दिख रहा है ना, सब स्पेस है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे रिक्त स्थान है इसके अंदर। वहीं पर गैस के अंदर देखिए, गैस के अंदर देखिए सफ़ेद सफ़ेद स्थान कितने ज़्यादा हैं। इससे क्या पता चलता है कि गैस के अंदर जो है कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है दोस्तों? कणों का रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर सबसे कम होता है, द्रव के अंदर मध्यम होता है और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये देखिए ठोस सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी जगह है इधर उधर जाने की, कहीं भी जगह दिख रही है, खाली स्थान दिख रहा है? नहीं। द्रव के अंदर थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन गैस के अंदर देखिए कितना सारा, एक कण दूसरे कण से कितना दूर है, तो दूरी के बीच का जो स्थान है उसी को रिक्त स्थान यानी खाली स्थान बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी जो है नॉलेज मिले। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। हम लोगों ने समझ लिया कि भाई पदार्थ जो होता है किससे बना होता है? कण से बना होता है। ठीक है, इस दुनिया में हर चीज़ एक पदार्थ है। और हम लोग समझेंगे कि भाई पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमारी भी अवस्थाएं होती हैं ना, जैसे हम लोग पहले क्या होते हैं, हम लोग पहले नवजात बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम लोग जो होते हैं टोडलर्स होते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग किशोर होते हैं, किशोर होने के बाद फिर हम लोग जवान होते हैं, जवान होने के बाद जो है हम लोग वृद्ध हो जाते हैं, फिर वृद्ध होने के बाद हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हर पदार्थ की अपनी अवस्था बनाई गई है कि हर पदार्थ की जो होगी अपनी एक अवस्था होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है? पहले होता है ठोस अवस्था में। पहला जो पदार्थ की अवस्था है वो कैसी है? ठोस। ठोस का मतलब क्या होता है, इसकी भी विशेषता समझेंगे कि भाई ठोस का मतलब क्या होता है, ठोस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ठोस का मतलब होता है जो बहुत सख्त होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, सख्त लोंडा। उसके बाद में द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, हाँ जैसे सख्त लोंडा कभी पिघलता नहीं है ना, लेकिन द्रव क्या हो जाता है? पिघल जाता है, तो द्रव अवस्था। थर्ड गैसीय अवस्था। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की, जिसको हम देख सकते हैं भौतिक रूप से। भौतिक का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझा रखा है। मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जैसे कि हड्डी और दांत ठोस अवस्था में होता है, यानी कि हमारे इंसान के जो दांत होते हैं कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं ना, टूटने पे टूटते हैं क्या दोस्तों? नहीं टूटते, है ना, तभी तो गन्ना हो अखरोट हो सब खा जाते हैं। उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर जो खून पाया जाता है वो कौन सी अवस्था में होता है? रक्त। कौन सी अवस्था में होता है? जल यानी द्रव अवस्था में होता है, गीला गीला सा होता है ना। उसके बाद में जो हमारे फेफड़े में जो हम लोग हवा लेते हैं ना, कौन सी हवा लेते हैं? कौन सी हवा लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन कौन सी अवस्था होगी? ऑक्सीजन होगी गैसीय अवस्था। कैसी होगी दोस्तों? गैसीय अवस्था होगी। ठीक है, तो ये तीन चीज़ जो समझ में आ गई आप लोगों के। हाँ, तो यही अवस्थाएं हर पदार्थ की होती हैं। हर पदार्थ तीन अवस्थाओं में होते हैं, ठोस अवस्था में, दूसरा द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, फिर थर्ड आता है आपका गैस यानी कि जो गैस के अंदर होती है। अब वन बाय वन करके समझेंगे यहाँ पर कि ठोस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए देखिए ठोस अवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, समझेंगे। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ होगा जैसे सोना चांदी, ठीक है, पत्थर, तो इन सबके अपना एक आकार होता है, एक फिक्स आकार होता है। ठीक है, उसके बाद में ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्पष्ट सीमाएं होती हैं। उसके बाद में इनका जो है आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, एक निश्चित आयतन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? इनका एक निश्चित आयतन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित आयतन होता है। उसके बाद में इनकी जो स्पंदिता नगण्य होती है, दृढ़ होते हैं, यानी कि इन पे दबाव ज़्यादा है, दबाव इनका कम होता है। उसके बाद में कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होता है दोस्तों, अपवाद होता है, सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। नगर अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ टूट जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, क्योंकि उसके बाद में ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उनकी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वहीं रहता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने ऊपर क्या बात किया कि जो जो ठोस चीज़ें होती हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, वो उनका जो है उनका क्या होता है दोस्तों? ठोस आकार उनका जो होता है शर्करा और नमक, शर्करा का मतलब होता है शक्कर। शक्कर और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी? कुछ अपवाद होगी, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में द्रव अवस्था की बात करते हैं। ठोस के बाद में आते हैं द्रव अवस्था पे। ठीक है, लिक्विड। तो देखिए लिक्विड की क्या विशेषता है?
लिक्विड की विशेषता को समझते हैं दोस्तों। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है, यानी कि वो बह सकते हैं, जैसे नदी का पानी। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं कैसे होते हैं, बह जाते हैं, अगर एक स्थान पर गिरा होगा तो दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, उसके बाद में क्या है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। द्रव को आप जिस चीज़ के अंदर डालोगे ना उसी का आकार ले लेता है। अगर आप गिलास के अंदर डालोगे तो गिलास की शेप का हो जाएगा, लोटे के अंदर डालोगे तो लोटे का शेप का हो जाएगा। ठीक है, द्रव का निश्चित आयतन होता है, निश्चित उसका आयतन होता है। उसके बाद में द्रव में बहुत कम स्पिनिंग होता है। ठीक है, अब देखिए, द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है दोस्तों, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वहीं उस बर्तन का आकार ले लेते, समझा दें मैंने आपको। गैस जैसे ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, पानी में विचरण करती है और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस लेते हैं। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं पानी में इसलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, CO2 ऑक्सीजन वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, द्रव अवस्था में विचरण अत्यधिक होता है, ठोस अवस्था में कम होता है। द्रव के अंदर जो विचरण होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि ठोस अवस्था में कम होता है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना कि भाई जो द्रव होते हैं उसके कणों की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ठोस के अंदर कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा द्रव अवस्था। आगे बढ़ते हैं गैसीय अवस्था। आखिरी समझते गैस की विशेषता है। गैसीय अवस्था की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गैसों में बहाव होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर बैठे हुए कोई परफ्यूम, ठीक है, कोई किसी भी एक्स कंपनी का जो है परफ्यूम आपने ऊपर अपने कपड़ों के ऊपर मारा या अपने शरीर के ऊपर मारा। आप परफ्यूम यहाँ पर मारोगे लेकिन आपके आसपास जो है कई सारी गैसें हैं जो आपको दिखती नहीं है, नग्न है, वो दिख नहीं रही। उन गैसों से मिलकर के जो आपका परफ्यूम है ना वो बहुत दूर तक चले जाएंगे। आपने मारा यहाँ पर है लेकिन 100 मीटर 400 मीटर की दूरी पर महक आने लग जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसों में क्या होता है, बहाव होता है। गैसें बहती रहती है, हमेशा निरंतर बहती रहती है। जैसे हवा बहती रहती है ना, हर जगह उपस्थित है हवा, इसी तरह से गैसें क्या होती हैं, बहती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में thereafter दोस्तों, उसके बाद में देखिए, गैसों में स्पंदनीय अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। गैस कहीं कहीं दूर कहीं भी जा सकती है। ठीक है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, गैसों में इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, आज़ाद होती हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में भाव ज़्यादा होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रख दी जाती है उसी बर्तन की ढल जाती है, उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैसों कणों का प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं, गैस की विशेषताएं हैं कुछ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे आता है उसको देखते हैं कि कैसे जो होता है पदार्थ अपने अवस्थाओं को बदलते हैं। तो सबसे पहले एक बर्फ़ का उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, बर्फ़ है। बर्फ़ कैसी अवस्था में दोस्तों, बर्फ़ है आपकी ठोस में। किसी के सर पे फेंक के मारोगे तो कपार फूट जाएगा, उसको मारना मत किसी को। ठीक है, तो देखिए, बर्फ़ ठोस अवस्था में है। बर्फ़ पे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर लगा दोगे, ठीक है, जैसे कि धूप के अंदर रख दोगे बर्फ़ को, तो बर्फ़ कौन सी अवस्था में आ जाएगा, पानी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव। और उसको कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दोगे बढ़िया से दबा करके, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गैस, यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा। वाष्प का मतलब होता है भाप भर के उड़ जाना, इवेपोरेशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जैसे पानी में बना उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। पानी में वाष्प परिवर्तित हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा गर्म करेंगे तो पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी दो तरीकों से, एक तो तापमान में परिवर्तन करके। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं गलनांक। क्या समझेंगे दोस्तों, गलनांक, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का तो सबसे समझ में आ जाएगा आप लोग, गलने का मतलब होता है किसी चीज़ का गलना। ठीक है, तो देखिए, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर कोई ठोस पिघल कर द्रव यानी कि पानी में बनता है, वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बर्फ़ कितने पे जो है गलना शुरू कर देगा, बर्फ़ गलना शुरू कर देगा 273.16 केल्विन पे। के का मतलब होता है केल्विन। ठीक है, ठीक है, यानी कि 273.16 केल्विन को हम लोग कितना बोलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर में 273 केल्विन। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता,
लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। आइए ये सब चीज़ याद नहीं रखें, आपको इतना याद रखना कि गलनांक का मतलब क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है वो अवस्था जिसमें कोई द्रव कोई ठोस जो है वो किस में परिवर्तित हो जाए, वो परिवर्तित हो जाए आपके द्रव के अंदर। वो कौन सा अवस्था कहलाएगा, उसका गलनांक। ठीक है, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा कितने केल्विन पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव बन जाएगा, तो डिग्री में मापेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में मापेंगे तो 273। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास क्या है, लोहा, आयरन है। क्या है दोस्तों, आयरन। आयरन भी कैसा होता है, आयरन भी आपका होता है ठोस अवस्था में। आयरन जो होता है 1534 कितने पे दोस्तों, 1534 डिग्री पे क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, यानी पिघल जाएगा पूरा। यानी कि इतनी जब उसको गर्मी दी जाएगी ना, 1534 डिग्री पे इसको गर्म किया जाएगा, तो भी कैसा हो जाएगा, लिक्विड यानी द्रव हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव यानी कि कोई लिक्विड चीज़ उबलने लगता है। क्या होने लग जाता है दोस्तों, उबलने लग जाता है। दिल्ली के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप अगर एक स्टील की गिलास के अंदर पानी रख दोगे ना छत पे दोपहर को 12 से लेके 2-3 बजे के बीच में, तो पानी जो है बिल्कुल गर्म हो जाएगा, बिल्कुल उबलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। तो देखिए, इसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वह अवस्था जिसके ऊपर कोई द्रव जो है बिल्कुल उबलने लग जाए। कैसा होने लग जाए, उबलने लग जाए, तो क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब तो आप समझते हो ना, किसी चीज़ को बॉइल करना, किसी चीज़ को गर्म करना। तो देखिए, जल यानी जल कितने पे जो है बिल्कुल गर्म होने लग जाएगा, कितने पे बिल्कुल खौलने लग जाएगा। तो देखिए, जल का क्वथनांक है केल्विन में 373 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस के अंदर हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है बिल्कुल खौलने लग जाएगा दोस्तों, है ना। दिल्ली के अंदर जब गर्मी पड़ती है, जैसे ही टेम्परेचर 45 से लेकर 48 के बीच में जाता है, तो हमारा शरीर कैसे होने लग जाता है, गर्म, बिल्कुल खौलने लग जाता है कि नहीं लग जाता। इसी तरह से पानी को जब आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि इससे 2 गुना ज़्यादा पे रखोगे, तो पानी कैसे होने लग जाएगा, खौलने लग जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई द्रव चीज उबलने लग जाए, उसको बोलते हैं क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है जिसपे कोई ठोस चीज पिघल कर द्रव बन जाए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा, जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक है आपका 373 केल्विन। ठीक है, अगर डिग्री में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त। वाष्पीकरण किसे बोला जाता है, पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग की क्यूरी सॉल्व करूँगा। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, हाँ, जब पानी को उबाला जाता है तो उससे तापमान में वृद्धि होने नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, वाष्पीकरण आप लोग को समझाना है। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए, वाष्पीकरण का मतलब होता है, देखिए, वाष्पीकरण का मतलब होता है एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान वाष्प बनने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए पानी है, क्या है दोस्तों, पानी है, किसी तालाब के अंदर खूब पानी भरा हुआ है। ठीक है, और पानी भरा हुआ है, और जैसे टेम्परेचर 50 डिग्री जाएगा, 40-45 डिग्री जाएगा ना, तो वो पानी क्या होने लग जाएगा, पानी आपका भाप बन करके, क्या बन करके दोस्तों, भाप बन करके हवा के अंदर चला जाएगा। यानी कि अब वो पानी कैसा हो गया, अब गैसीय अवस्था के अंदर हो गया। और जैसे गैसीय अवस्था के अंदर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, वाष्पीकरण। ठीक है, हाँ, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। उसके बाद में वाष्पीकरण समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, एक चीज़ आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन समझिए, ऊर्ध्वपातन किसे बोलते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी कि मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं भैया जो है द्रव अवस्था में बदले हुए बिना ही क्या बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। ठीक है, ठोस से सीधे गैस हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका भी एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया जाएगा। देखिए, उदाहरण के तौर पर ये देखिए,
एक ही चीज़ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो बढ़िया से समझिएगा। देखिए ये आपका है, साइंस लैब के अंदर आपको प्रैक्ट कराया जाता है। तो देखिए ये आपका बर्नर आ गया, एक आपको एक वो लेना है कटोरी टाइप में ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर आपको रखना है, क्या रखना है दोस्तों, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड रखना है। क्या रखना है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जलाना है बर्नर के ऊपर। और याद रखिएगा जलाने के लिए जो है कोने पे जो ये जो ऊपर है ना, इसको रुई से ढक दीजिएगा ताकि गैस जो है बाहर ना निकल सके। जब आप इसको जलाएंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर जो अमोनियम क्लोराइड है ना वो वाष्प बन चुका है, उसके जो है एक तरह से भुरभुरा पाउडर टाइप में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हाँ। आगे देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव भी होता है दोस्तों। ठीक है, दाब परिवर्तन का जो है प्रभाव भी होता है। देखिए यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे स्पिंडित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, गैस द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये वाला समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले फिगर को समझने की कोशिश कीजिए, पूरा चैप्टर आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोई चीज़ ठोस में है, कोई चीज़ ठोस में है, ठोस में है ना दोस्तों, ठोस में है तो जब टेम्परेचर को क्या किया जाएगा? टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। क्या बढ़ाया जाएगा? टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा। तो ठोस चीज़ किस में बदल जाएगी? ठोस चीज़ आपकी बदल जाएगी किसके अंदर? द्रव के अंदर बदल जाएगी। यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा है, जब उस पर टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी दी जाएगी, धूप के अंदर रखा जाएगा तो कैसे आ जाएगा? पानी बन जाएगा। और इसी पानी पे जब और टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका गैस। इतना उबलने लग जाएगा कि गैस ही बन जाएगा। फिर कोई चीज़ गैस से कैसे ऊर्ध्वपातन से कैसे क्या बन जाती है? ठोस बन जाती है। ठीक है, हाँ। तो ये यही चक्र जो है चलता रहता है। आगे देखिए, वाष्पीकरण आपको समझा दिया मैंने। अब समझते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है भाप बन के उड़ जाता है। तो सबसे पहला आपका रीज़न होता है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी जितने बड़े क्षेत्र के अंदर पानी होगा उसका वाष्पीकरण उतना ही जल्दी होने वाला है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उस। ठीक है, आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आर्द्रता की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, हवा के अंदर नमी रहती है। और यहाँ पर हवा कैसी चाहिए वाष्पीकरण के लिए? हवा बिल्कुल सूखी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? वायु की गति। वाष्पीकरण से क्या होता है दोस्तों? शीतलता होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर क्या समझाया गया है। मान लीजिए अगर हम हाथ पर एसीटोन एक चीज़ होती है जो आप हाथ पे लगाते हैं ना, बिल्कुल हाथ ठंडा हो जाता है, डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर के वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। ठीक है, अरे सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, गर्मियों के दिनों में जब हम लोग छत पे सोते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको बोलते हैं कि भाई छत पे सोने से पहले छत पे डालिए 2 बाल्टी पानी। पानी डालने के बाद क्या होता है? छत तो इतनी गर्म होती है कि पानी डालने के बाद बुलबुले छूटने लग जाते हैं। जैसे आप लोग ठंडा पानी छत के ऊपर डालते हो तो सारी गर्मी जो होती है वो हवा के अंदर जो वाष्पीकृत होने लग जाती है सारी गर्मी, और जैसे ही छत की सारी गर्मी जो है हवा के माध्यम से, गैस के माध्यम से उड़ जाती है तो छत कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। और देखिए, हाँ, और क्या बोल रहा है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में पसीना सबसे ज़्यादा आता है हम लोग को, और सूती कपड़े पानी की अच्छी अवशोषित होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। यानी कि सूती के कपड़े जो होते हैं, अगर कितना भी पसीना आए उसको सोखते हैं बढ़िया से और सूख भी जल्दी जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको खुजली उजली या फिर बीमारियाँ नहीं होती। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। हम लोगों ने अपने आसपास के पदार्थों को समझा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जो है अपने आसपास के पदार्थों को समझा कि पदार्थ भाई 3 अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठोस की विशेषता समझी हम लोगों ने उदाहरण की सहायता से, द्रव की विशेषता समझी और गैस की विशेषता समझी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी समझाया कि भाई पदार्थ किस चीज़ से बना है, तो भाई पदार्थ आपका बना है कणों से। उसके बाद में जो है पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव कैसे कैसे आता है, तो हम लोगों ने समझा कि भाई पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो बदलती हैं आपकी तापमान से। ठीक है, फिर हम लोगों ने कई सारे नए नए शब्दों को इसके अंदर समझा कि भाई वाष्पीकरण किसे बोला जाता है,
एंड ऊर्ध्वपातन किसे बोला जाता है, गलनांक किसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वथनांक किसे बोला जाता है, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोगों ने बढ़िया से समझी हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और आप लोग की हेल्प करता रहूं। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।